प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अक्टूबर 2025 में लॉन्च की गई प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का टोटल आउटले कितना है? टोटल बजट है 24,000 करोड़ रुपए का और स्कीम ये 6 वर्षों के लिए चलाई जाएगी साल 2025-2026 की शुरुआत से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 13 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस लॉन्च किया है। कहां से? नई दिल्ली से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि एग्रीकल्चरल ग्रोथ को कैटलाइज करना है। कैटलाइज करने का मतलब बढ़ावा देना है एग्रीकल्चरल ग्रोथ को। कहां पे? 100 एग्री डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, 100 एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट्स में ये लॉन्च की जाएगी, ना कि पैन इंडिया। तो ये आपको याद रखना है। और इसमें कन्वर्जेंस कितना होगा? 36 सेंट्रल स्कीम्स का कन्वर्जेंस होगा अक्रॉस 11 मिनिस्ट्रीज। ठीक है, तो ये आपको डेटा अच्छे से याद रखना है। 36 सेंट्रल स्कीम्स को मर्ज किया जाएगा। जो 11 मिनिस्ट्रीज की 36 सेंट्रल स्कीम्स है उनको कन्वर्ज किया जाएगा 100 एग्री डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। ठीक है, तो ये कुछ 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, डेटा है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। आउटले हमने देखा 24,000 करोड़ रुपए का है। ड्यूरेशन कितना है? तो 6 साल का ड्यूरेशन रहेगा। साल 2025-2026 से शुरुआत होगी। और इसका मॉडल क्या ही कौन से किसके बेसिस पे आई है? तो ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बेसिस पे ये लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। अब कैसे 100 एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट्स को सिलेक्ट किया जाएगा? तो 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जहां पे एग्री आउटपुट पर यूनिट ऑफ लैंड कम हो, जहां पे क्रॉप इंटेंसिटी बहुत कम हो और जहां पे इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट अवेलेबिलिटी कम हो, उन जगहों वो सेलेक्ट 100 डिस्ट्रिक्ट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो प्रोडक्टिविटी एनहांस करना, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज को एक्सपैंड करना, इरिगेशन फैसिलिटीज को इंप्रूव करना, क्रेडिट एक्सेस को इंक्रीज करना, ये सारी चीजें प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत आएंगी। नेक्स्ट मिशन जो है वो है मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, जो लॉन्च किया गया है, जिसको दलहन मिशन का भी नाम दिया गया है। इसका टोटल आउटले है 11,440 करोड़ रुपए और इसका ड्यूरेशन क्या है? साल 2025-26 से साल 2030-31 तक, मतलब ये 5 साल के लिए चलाया जाएगा। अभी हमने धन धान्य कृषि योजना देखा था, उसको 6 वर्षों के लिए, पल्सेस को 5 वर्षों के लिए चलाया जाएगा। एम क्या है? तो सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करना पल्सेस में, इंपोर्ट्स को रिड्यूस करना और फार्मर इनकम को इंप्रूव करना। टारगेट यील्ड कितना है? तो यहां पे ये डेटा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1130 किलोग्राम पर हेक्टेयर जो है टारगेट यील्ड है मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस के अंदर। एक्सपेंशन प्लान क्या है? एड 35 लाख हेक्टेयर मेनली राइस फैलोज एंड इंटरक्रॉपिंग एरियाज। ठीक है, तो टारगेट ये अचीव करना है और एक्सपैंड करना है, जो भी भूमि है उनको एक्सपैंड करना है ताकि वहां पे ज्यादा से ज्यादा दलहन उगाई जा सके, दालें उगाई जा सके। और वो कितना है? तो वो लगभग 35 लाख हेक्टेयर का एक्सपेंशन प्लान रखा गया है। इंप्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी कैसे होगी? तो 5 ईयर सीड प्लान जो है वो स्टेट द्वारा तैयार किया जाएगा और इसकी ओवरसाइट की जाएगी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च वाया साथी पोर्टल। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साथी पोर्टल के माध्यम से दलहन मिशन को इंप्लीमेंट किया जाएगा। पोस्ट हार्वेस्ट सपोर्ट क्या किया जाएगा? तो 1000 प्रोसेसिंग या पैकेजिंग यूनिट्स को सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी अप टू 25 लाख पर यूनिट। ठीक है, तो अभी तक हमने सिर्फ ये देखा था कि आत्मनिर्भरता इन पल्सेस नाम का एक मिशन आएगा और कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स देखे थे। पर हम अंदर अंदर डिटेल्स देख रहे हैं कि पोस्ट हार्वेस्ट सपोर्ट क्या होगा, इंप्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी कैसे होगी, एक्सपेंशन प्लान क्या होगा, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। 2030 और 2031 तक टारगेट्स क्या रखा गया है दलहन मिशन के अंदर? तो 310 लाख हेक्टेयर जो है पल्सेस के अंदर आएंगी, 350 लाख टन प्रोडक्शन किया जाएगा और ईल्ड कितनी होगी? ईल्ड तो हमने देखी, टारगेट ईल्ड 1130 किलोग्राम पर हेक्टेयर की ईल्ड होगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टारगेट है। आपको 3 स्टेटमेंट्स में टारगेट दिया जा सकता है और आपको पूछेगा कि कौन सा टारगेट गलत है या कौन सा टारगेट सही है। ठीक है, तो 310 लाख हेक्टेयर अंडर पल्सेस आएगा, ये एरिया का टारगेट है। प्रोडक्शन का टारगेट क्या है? 350 लाख टन का प्रोडक्शन टारगेट है। ईल्ड का टारगेट क्या है? 1130 केजी पर हेक्टेयर ईल्ड है। तो यहाँ पे एरिया का टारगेट दिया गया है, प्रोडक्शन का और ईल्ड का, तीनों का टारगेट यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से 4-5 बार इसको याद करिएगा। अक्टूबर 2025 में नेटफ्लिक्स इंडिया ने किस इंस्टीट्यूशन के साथ एमओयू साइन किया है? एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए। तो 2 इंस्टीट्यूशन है, पहला इंस्टीट्यूशन है फिक्की और दूसरा इंस्टीट्यूशन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। ये साइन किया गया है महाराष्ट्र में।
अक्टूबर 2025 में किस कंपनी ने लॉन्च किया है फ्लिपकार्ट भारत यात्रा कार्ड? तो फ्लिपकार्ट ने फ्लिपकार्ट के साथ पाइन लैब्स लिमिटेड ने लॉन्च किया है फ्लिपकार्ट भारत यात्रा कार्ड। इससे क्या होगा, इससे जो ट्रैवल है वो सीमलेस और कैशलेस हो जाएगा मेट्रोज में, बसेस में और पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स में। अक्टूबर 2025 में भारत में पहली बार किस सिटी में ट्रैफिक फाइंस को पे करने के लिए क्यूआर बेस्ड कायोस्क लगाया जाएगा? तो ये सिटी है गुरुग्राम हरियाणा की, जहां पे क्यूआर बेस्ड कायोस्क रहेंगे ट्रैफिक फाइंस को पे करने के लिए। अक्टूबर 2025 में महाराष्ट्र के कितने बीचेस को पहली बार इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? तो 5 बीचेस हैं महाराष्ट्र के जिनको रिसीव किया है, जिन्होंने इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। अब टोटल ब्लू फ्लैग बीचेस जो इंडिया में हो गए हैं, इनको मिला के वो हो गए हैं 18। हमने देखा महाराष्ट्र के 5 बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है, तो कौन कौन से वो 5 बीच हैं देख लेते हैं। तो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के श्रीवर्धन और नागांव बीच हैं, पालघर डिस्ट्रिक्ट के परनाका बीच है और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट की गुहागर और लाडगढ़ बीचेस हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। अब ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किसके द्वारा अवार्ड किया जाता है, कौन सी एक बॉडी है? तो ये बॉडी है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, जो कि डेनमार्क में स्थित है, डेनमार्क बेस्ड है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एंटिटी कौन सी है जो प्रोवाइड करती है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन? तो यह है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। इसका हेडक्वार्टर्स कहां है? डेनमार्क में बेस्ड है। शुरुआत हुई थी ब्लू फ्लैग प्रोग्राम की 1985 में फ्रांस में, और लेकिन ये ग्लोबल कब हुआ था, पूरी दुनिया में शुरुआत कब हुई थी? तो 2001 में ब्लू फ्लैग प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो 1985 में एक छोटी सी पहल की गई थी फ्रांस में और इसको ग्लोबल बना दिया गया था 2001 में। 3 कैटेगरीज में अवार्ड दिए जाते हैं। पहली कैटेगरी होती है बीचेस की कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी होती है मरीनास की कैटेगरी और थर्ड की कैटेगरी होती है सस्टेनेबल टूरिज्म ऑपरेटर्स की। और बीचेस में ही जो है महाराष्ट्र को 5 बीचेस को यह अवार्ड दिया गया है। कितने असेसमेंट पैरामीटर्स होते हैं? तो अवार्ड करने के लिए, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन अवार्ड करने के लिए लगभग 33 पैरामीटर्स पे बीचेस को असेस किया जाता है, जैसे कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, वाटर क्वालिटी, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, सेफ्टी एंड सर्विसेज एक्सेट्रा। इनके बेसिस पे फिर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है। कौन से बैंक को रिकॉग्नाइज किया गया है एशिया का सेफेस्ट बैंक 17th कॉन्जिक्यूटिव ईयर में? तो ये बैंक है डीबीएस बैंक सिंगापुर, जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है एशिया का सेफेस्ट बैंक। 17वीं बार, लगातार 17वीं बार रिकॉग्नाइज किया गया है डीबीएस बैंक को एज एशिया सेफेस्ट बैंक। ग्लोबल फाइनेंस की रिपोर्ट वर्ल्ड सेफेस्ट बैंक इन एशिया 2025 ने रिकॉग्नाइज किया है डीबीएस बैंक सिंगापुर को एज एशिया सेफेस्ट बैंक, और ये 17वीं बार है, लगातार 17वीं बार है कि डीबीएस बैंक सिंगापुर को रिकॉग्नाइज किया गया है एज एशिया सेफेस्ट बैंक। ठीक है, और ये 34वें संस्करण 34th एडिशन का जारी किया गया था, जिसमें रिकॉग्नाइज किया गया है डीबीएस बैंक सिंगापुर को एज एशिया सेफेस्ट बैंक। अक्टूबर 2025 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में किसको अपॉइंट किया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पे? तो सोनाली सेन गुप्ता जी हैं, इनको अपॉइंट किया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पे। कहां पे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। इंडिया में पहली बार आयोजित की गई आर्चरी प्रीमियर लीग के पहले संस्करण के विजेता कौन रहे हैं? तो पहले संस्करण के विजेता रहे हैं राजपुताना रॉयल्स ऑफ राजस्थान, और इन्होंने ये खिताब पृथ्वीराज योद्धास दिल्ली को हरा के ये खिताब जीता है। फाइनल्स खेला गया था नई दिल्ली में। वर्ल्ड अर्थराइटिस डे 2025 की थीम क्या होती है? तो इसकी थीम है अचीव योर ड्रीम्स। वर्ल्ड अर्थराइटिस डे 2025 की, जिसको हर वर्ष आयोजित किया जाता है 12 अक्टूबर को। क्या है? अचीव योर ड्रीम्स थीम है। मॉर्टल रिमेन्स को रिपैट्रिएट करने के लिए, मतलब क्या हुआ, मतलब पार्थिव शरीर को वापस लाने के लिए अक्टूबर 2025 में आसाम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा जी ने एक स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम का क्या नाम है? इस स्कीम का नाम है श्रद्धांजलि स्कीम, जिसके अंतर्गत जो पार्थिव शरीर होगा लोगों का, उनको बाहर से आसाम में लाया जाएगा। इस स्कीम का नाम है श्रद्धांजलि स्कीम। स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स 2025 में कैटेगरी ए में कौन कौन सी स्टेट्स को रैंक किया गया है? तो कैटेगरी ए में है मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स 2025 में।
अक्टूबर 2025 में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने पब्लिश किया है स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स। इसके बैकग्राउंड की बात करें तो इसको अनाउंस किया गया था यूनियन बजट फिस्कल ईयर 26 में, मतलब जो इस साल का बजट था वहां पे अनाउंस किया गया था स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स को पब्लिश किया जाएगा या डेवलप किया जाएगा। और इसकी जो फ्रेमवर्क है वो सितंबर 2024 में ही रिलीज कर दिया गया था, जिसके अंतर्गत 17 रिफॉर्म एरियाज और 79 पैरामीटर्स लाए गए थे, जिसके अंतर्गत स्टेट्स को रैंक किया जाना था माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स में। ठीक है, अब 3 कैटेगरीज हैं। कैटेगरी ए जो कि मिनरल रिच कैटेगरी होगी, कैटेगरी बी में जो मीडियम मिनरल रिसोर्सेज होंगी जिन स्टेट्स में, वो कैटेगरी बी में आएंगी, और कैटेगरी सी में जहां पे लिमिटेड मिनरल रिसोर्सेज हैं वो आएंगी। ठीक है, तो यहां पे कैटेगरी ए आपको याद रखना है मिनरल रिच स्टेट्स होंगी, कैटेगरी बी में मीडियम मिनरल रिसोर्सेज होंगी, और कैटेगरी सी में लिमिटेड मिनरल रिसोर्सेज होंगी। अब टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स 2025 की बात करें तो यहाँ पे कैटेगरी ए में हमने देखा मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात है, मतलब मध्य प्रदेश फर्स्ट पे है, राजस्थान सेकंड पे है, गुजरात थर्ड पे है। कौन सी कैटेगरी में? जहां पे मिनरल रिच कैटेगरी है, कैटेगरी ए में हमने देखा। फिर कैटेगरी बी में कौन सी फर्स्ट पे है? फर्स्ट पे है गोवा, सेकंड पे है उत्तर प्रदेश और थर्ड पे है असम। कैटेगरी बी कौन सी स्टेट्स हैं? जहां पे मीडियम मिनरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, अभी हमने कैटेगरी ए मिनरल रिच देखा, फिर कैटेगरी बी है मीडियम मिनरल रिसोर्सेज, और अब देखते हैं कैटेगरी सी जो कि लिमिटेड मिनरल रिसोर्सेज जहां पे आती है। तो सबसे पहले पे है, फर्स्ट रैंक पे है पंजाब, सेकंड पे है उत्तराखंड और थर्ड पे है त्रिपुरा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कैटेगरी ए बी सी में कौन कौन से स्टेट्स हैं, कैटेगरी ए बी सी के क्या क्या मायने हैं, ये आपको याद रखना है। ये याद रखिएगा कि कितने रिफॉर्म एरियाज पे असेसमेंट होगा और कितने पैरामीटर्स पे जज किया जाएगा स्टेट्स को। तो 17 रिफॉर्म एरियाज हैं और 79 पैरामीटर्स हैं। ठीक है, तो ये और ये भी याद रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने पब्लिश किया है स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स। 16 अक्टूबर 2025 को इंडिया की डिजिटल आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए यूआईडीएआई ने कौन से एक स्कीम लॉन्च की है? तो यूआईडीएआई ने लॉन्च की है स्कीम जिसका नाम है सीता। इसका फुल फॉर्म है स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार। इसको लॉन्च किया गया है यूआईडीएआई द्वारा। 16 अक्टूबर 2025 को स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम है सीता, और इसका फुल फॉर्म है स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार। ठीक है, और किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है यूआईडीएआई, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो एक बॉडी है, उन्होंने लॉन्च किया है सीता नाम की स्कीम। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो नाम से समझ में आ रहा है, फॉस्टर इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन इन डिजिटल आइडेंटिटी। डिजिटल आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए, इनोवेशन करने के लिए उस फील्ड में, सिक्योर और फ्यूचर रेडी सोल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए सीता नाम की स्कीम लॉन्च की गई है। ठीक है, इससे ज्यादा इसमें और कुछ रेलेवेंट नहीं है। अक्टूबर 2025 में कौन सी एक एयरलाइन ने डीजी यात्रा के साथ पार्टनरशिप की है कॉन्टैक्टलेस और हैजल फ्री बोर्डिंग के लिए? तो ये एयरलाइन है इंडिगो, जिन्होंने पार्टनरशिप की है डीजी यात्रा के साथ, जो कि एक सेल्फ सोवरीन आइडेंटिटी इकोसिस्टम है, इनके साथ जो है पार्टनरशिप की है, जिससे एयर ट्रैवल को सिंप्लीफाई और कॉन्टैक्टलेस किया जाएगा। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट 2025 रैंकिंग के अनुसार कौन सी देश की एयरफोर्स ने चाइना की एयरफोर्स को पीछे छोड़ के 6th स्थान प्राप्त किया है, छठा स्थान प्राप्त किया है? तो यह है हमारे प्यारे भारत की इंडियन एयरफोर्स, जिन्होंने चाइनीज एयरफोर्स को पीछे छोड़ के 6वां स्थान 6th पोजीशन प्राप्त की है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट में। फर्स्ट रैंक पे है यूनाइटेड स्टेट्स की एयरफोर्स, सेकंड पे है यूनाइटेड स्टेट्स नेवी, थर्ड पे है रशियन एयरफोर्स, फोर्थ पे है यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी, फिफ्थ पे है यूनाइटेड स्टेट्स मरीन क्रॉप्स, और सिक्स्थ पे है इंडियन एयरफोर्स, और सेवेंथ पे है चाइनीज एयरफोर्स। अक्टूबर 2025 में रिलीज किया गया था वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, जिसके अंतर्गत 129 एयर सर्विसेज को असेस किया गया था, कवर किया गया था 103 कंट्रीज में से, जिसमें से इंडिया 6th स्थान पे आया है। टॉप 3 एयर फोर्सेस की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स की एयरफोर्स फर्स्ट पे है, सेकंड पे है यूएस की नेवी, और थर्ड पे है रशियन एयरफोर्स। अब आप सोचेंगे नेवी कैसे आ गई एयरफोर्स में? तो यहाँ पे सिर्फ फोर्सेस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कई अदर फैक्टर्स हैं या कई अदर चीजें हैं जिनको कंसिडर किया गया है बिफोर पब्लिशिंग ऑफ रैंकिंग। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इंडियन एयरफोर्स की जो रैंक है वो है 6th ग्लोबली, और जिसने सरपास किया है चाइना को। चाइना 7th पे है, इंडिया 6th पे है। बॉटम 5 एयर फोर्सेस की बात करें तो सबसे नीचे है अफगानिस्तान 107वें स्थान पे, सीरिया है 106 स्थान पे, और अल्बानिया है 105th स्थान पे। ठीक है, तो टॉप 3 बॉटम 3 आप याद रखिएगा, बॉटम 5 कोई जरूरत नहीं है।
अक्टूबर 2025 में इंडिया और यूरोपियन यूनियन द्वारा पहली बार जॉइंट काउंटर टेररिज्म ट्रेनिंग कहां पे कंडक्ट की गई है? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में पहली बार इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच जॉइंट काउंटर टेररिज्म ट्रेनिंग कंडक्ट की गई है।